हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और मैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। इसी साल यानी नीट 2019 में मेरा नीट का स्कोर 665 नंबर था और आज मैं आप लोगों से ये बात करने वाला हूँ कि मैं कैसे चैप्टर्स को इस तरीके से रिवाइज किया करता था कि मेरा उस चैप्टर में से कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। तो नीट प्रेप के साथ मिलकर हम लोगों ने आपके लिए एक रिवीजन शीट की सीरीज बनाई है जिसमें हम लोग आपको एक रिवीजन शीट देते हैं। तो रिवीजन शीट में क्या होता है ना, एक चैप्टर के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, कि इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ आनी चाहिए थी, तो उस कॉन्सेप्ट की हमने एक शीट बनाई है। इस शीट में आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। आपको क्या करना है ना, आपको इस शीट से पढ़ना है, आपको ये देखना है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव आता है या नहीं आता। ये शॉर्ट नोट्स नहीं है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। आपको ये देखना है कि आपको ये पॉइंट आता है या नहीं आता है। आता है तो टिक मार के आगे बढ़ो, नहीं आता ना अगर आपको कोई पॉइंट, तो आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफिकली उस पॉइंट को पढ़ना है। आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो और नीट प्रेप पे वीडियोस देख सकते हो, आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो। जैसे तैसे करके आपको इस पॉइंट को, जो आपको नहीं आता, आपको क्लियर करना है। बिकॉज यही रिवीजन होता है रियल सेंस में, जहाँ पे आप सिर्फ अपनी कमियों को सुधार रहे हो। आप फालतू की चीज़ें पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे जो आपको ऑलरेडी आती है। ऐसे आप एफिशिएंटली रिवाइज कर पाएंगे नीट 2020 के लिए। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू बता दूं, यहाँ पे शीट में आपको दिया गया है। तो जेनेटिक में क्या क्या बनता है, पहली चीज़ तो मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर दूसरी चीज़ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन से इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप वन जीन इनहेरिटेंस समझ गए तो आप टू जीन इनहेरिटेंस भी बहुत आसानी से समझ जाओगे। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें आपको एग्जाम्पल्स याद करने होते हैं। फिर आती है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में भी बेसिकली आपको एक समझने के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया है। इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं हो पाता इस चैप्टर से, ठीक है। फिर बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। जेनेटिक डिसऑर्डर्स इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जहां से हर साल नहीं तो ऑलमोस्ट हर साल जेनेटिक डिसऑर्डर से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। कुल मिला के आपने देखा होगा जेनेटिक्स से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी नीट की प्रिपरेशन के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट जो दिए गए हैं वो तो दिए ही गए हैं फैक्ट्स जिनको आपको याद करना है, बट साथ ही साथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिनको आप समझ लेना तो इस चैप्टर को रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है और ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग हो जाता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि जेनेटिक्स का बेसिस क्या है, कि जेनेटिक्स आखिर आई कहाँ से, जो आपको यहाँ पे दिया गया है, और कैसे हिस्ट्री में जेनेटिक्स को यूज़ किया गया है। ये जब आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मेंडेल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडेल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में आपको क्या पढ़ना है, पहली चीज़ तो आपको हल्का सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए मेंडेल का, ठीक है। आपको हल्का सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए मेंडेल का। फिर आपको पता होना चाहिए उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हल्की सी नॉलेज। क्या क्या, पहली चीज़ कि उसने कौन सा प्लांट यूज़ किया और ऐसे कौन कौन से फीचर्स थे जो हेल्पफुल थे क्रॉसिंग के लिए, ठीक है। प्लांट और उसके फीचर्स जो कि क्रॉसिंग में हेल्पफुल थे। फिर उसके ऐसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिन्हें मॉनिटर किया गया मेंडेल के द्वारा, ठीक है। तो मॉनिटर किया गया मेंडेल के द्वारा, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही आपको ये देखना है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो डोमिनेंट थे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो रिसेसिव थे। यानी कि कुल मिला के वो जो कैरेक्टर दिए गए हैं उनके वेरियस ट्रेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इतना ही था, ठीक है। बाद में आपको ये देखना है और साथ ही में आपको ये देखना है कि जो ट्रेड आपने कैरेक्टरिस्टिक के ट्रेड्स देख लिए, और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो आप ये देख लो कि वो जो ट्रेड्स है ना वो कौन कौन से क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। ये हल्का सा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, बाकी ज़रूरी नहीं होता। ये आपको इस चीज़ को समझने में थोड़ी और हेल्प कर देता है। फिर हम बात करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कैरेक्टर और एक ट्रेट में फ़र्क क्या होता है, कि क्या फ़र्क है कैरेक्टर और ट्रेट में। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या थी एक्सपेरिमेंटेशन की, कि उसने कैसे कैसे अपने एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट किया। इन सब की ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा टॉपिक मेंडेल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पूरा हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे वन जीन इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में आपको ये दिया, आपको क्या समझ आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि एक जीन क्या होता है और एक एलील क्या होता है, ठीक है। आपको इन दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। फिर आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि रिसेसिव और एक डोमिनेंट एलील में, ठीक है। इतना करने के बाद आपको पता होना चाहिए होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। फिर आपको पता होना चाहिए जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे जो कि यहाँ पे दिया गया है पूरी की पूरी, प्रोसेस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग,
कि कैसे मोनोहाइब्रिड्स को क्रॉस कराया जाता है, मोनोहाइब्रिड जो क्रॉसिंग है वो कैसे होती है, वो आपको पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पे चार्ट्स में और लाइनों में समझाई गई है एनसीईआरटी के द्वारा। फिर हम जब आगे बात करेंगे तो हमें मिलेगा कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग कराई गई ना, तो उसमें जो वेरियस जनरेशंस थी उसमें क्या क्या रिजल्ट्स मिले, ठीक है, क्या क्या रिजल्ट्स मिले थे वेरियस जनरेशंस में जब आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग कराई। फिर हम बात करेंगे कि आगे जो पुनेट स्क्वायर दिया गया है आपको, ठीक है, आगे जो पुनेट स्क्वायर दिया गया है तो उस पुनेट स्क्वायर की एप्लीकेशन क्या है, या आप जो वेरियस जो रेशो निकाल रहे हो, आप जीनोटिपिक रेशो निकाल रहे हो या फिनोटिपिक रेशो निकाल रहे हो, तो पुनेट स्क्वायर से कैसे निकालना है आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक है। तो आपने इतना पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि पुनेट स्क्वायर में आपने प्लॉट कर लिया, फिर उसके बाद में आगे जाके एनसीईआरटी बात करती है कि मेंडल ने, ठीक है, यहाँ पे मेंडल ने मैथमेटिक्स का कैसे यूज किया, ठीक है, बायोलॉजी में मेंडल ने मैथमेटिक्स यूज करके अपने एक्सपेरिमेंट्स को कैसे प्रूव किया था वो आपको यहाँ से समझ आएगा, ठीक है। अब यहाँ इतना करने के बाद में आगे एनसीईआरटी बात करती है टेस्ट क्रॉस की, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, ये टर्म्स आपको समझ आनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की, ठीक है, यहाँ पे आपको लॉज दिए गए हैं मेंडल के, तो पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन लॉज की, इनकी एप्लीकेशन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कैसे अप्लाई होती हैं हमारे एक्सपेरिमेंट्स पे। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये आती है कि आपके इनके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है, क्या इनके कोई एक्सेप्शंस हैं इन लॉज के, और अगर हैं तो वो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। फिर आगे जाके एनसीईआरटी बात करती है इनके एक्सेप्शंस की, ओके, जैसे कि पहला एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये पता होना चाहिए कि डेविएशन आ रहा है जो फिनोटिपिक रेशो से वो क्यों आ रहा है, इसकी आपको एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। और फिर आपको एक चीज़ जो एनसीईआरटी बात करती है आगे जाके वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, तो आपको डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन का एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। इतना होने के बाद एनसीईआरटी आगे जाके मतलब यहाँ पे आपको डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन की बात की गई है, और फिर एनसीईआरटी आगे जाके बात करती है कोडोमिनेंस की, ठीक है। तो कोडोमिनेंस में आपको क्या क्या सीखना है, पहली चीज़ वही जो डेविएशन आ रहा है फिनोटिपिक रेशियो में वो कैसे आ रहा है और उसको एक्सप्लेन करना है। फिर हम आगे जाके बात करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है मल्टीपल एलील्स का, जो कॉन्सेप्ट है मल्टीपल एलील्स का यहाँ पे दिया गया आपको, जिसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो मल्टीपल एलील्स का कॉन्सेप्ट क्या बताता है आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको ये समझ आना चाहिए कि जो ब्लड ग्रुपिंग आपने अभी देखी तो वो ब्लड ग्रुपिंग का बेसिस क्या था, आपको ये समझ आना चाहिए, ब्लड वाले चैप्टर में भी अच्छे से दिया गया है, यहाँ पे भी है, तो आपको ब्लड ग्रुपिंग अच्छे से समझ आनी चाहिए, फिजियोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो इतना करने के बाद में आपको ये देखना है कि वाई डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जीन, ये आपको इस चीज़ में आपको यहाँ पे मिलेगा कि जो डोमिनेंस है ना वो एक ऑटोनोमस कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता जीन का, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि वो क्यों नहीं है और वो किस चीज़ अगर डिपेंड कर रहा है तो वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आप खत्म कर देते हो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, अगर आप वन जीन इनहेरिटेंस आसानी से समझ जाते हो तो टू जीन इनहेरिटेंस भी समझ जाओगे। आपको शीट में दिए गए ऑब्जेक्टिव्स को देखना है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ उस टॉपिक को या उस ऑब्जेक्टिव को रिवाइज कीजिए। फिर हम आगे बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स में आपको ये देखना है कि जो डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है, जो डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग हो रही है ना, वो डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग की प्रोसेस क्या है, कि आखिर कैसे डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग एक मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग से अलग है। तो यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए पूरी की पूरी प्रोसेस दी गई है, आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास। फिर हम आगे बात करेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ क्या बोलता है, ठीक है, कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो क्या बोलता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कि आप कैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सपेरिमेंट्स पे अप्लाई करते हो, इसका जेनेटिक बेसिस क्या है, इसका जो जेनेटिक बेसिस है वो क्या है। और फिर हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप जितने भी लॉज देखोगे ना, तो 3 में 2 लॉज की बहुत जनरल एक्सेप्शन होती है, जो दूसरा लॉ है उसकी इतनी ज़्यादा इतनी एक्सेप्शन आपको जनरली देखने को नहीं मिलती। सो फिर हम आगे जाके बात करेंगे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस की, इसकी क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस की। तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में आपको क्या क्या समझना है, पहली चीज़ कि ये डेवलप कैसे हुई, कि क्रोमोसोमल थियरी किसने डेवलप की और कैसे डेवलप हुई।
फिर ये मेंडेल के जो लॉज दिए गए हैं उनसे कैसे एनालॉजी दिखाती है या उनसे कैसे सिमिलैरिटी दिखाती है, आपको ये समझ आना चाहिए। फिर आपको ये देखना है कि ये जो मेंडेल के लॉज हैं, जो मेंडल ने अपने लॉज बनाए थे, ये चीज़ कैसे उसे एक जेनेटिक बेसिस देती है या उसे साइंटिफिक बेसिस पे उसे अप्लाई करती है, उसे जेनेटिक बेसिस देती है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि ये थियरी कैसे मेंडेल के लॉज को एप्लीकेबल बनाती है मियोसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मियोसिस में आपको बताया गया है कि क्रोमोसोमल थियरी एक्सप्लेन की गई है और फिर आप इसे रिलेट कर सकते हो किससे, मेंडेल के लॉज के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, आप ये टेबल पढ़िए, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो फिर हम जब आगे जाके हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये सारी हो गई कि मतलब इसने अप्लाई कर दी क्रोमोसोमल थियरी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे अप्लाई कर दिया। फिर हम आगे जाके बात करते हैं किसकी, कि जो ड्रोसोफिला थी, ठीक है, जो यहाँ पे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स, ये यहाँ पे आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ क्रोमोसोमल थियरी पे, ये चीज़ आ जाती है डेवलपमेंट ऑफ क्रोमोसोमल थियरी पे कि वो कैसे हुई। और फिर उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं कि जो ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, तो आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ड्रोसोफिला पे ही आखिर क्यों एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, ठीक है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक स्टार्ट होता है, वो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहली चीज ये कि जेनेटिक बेसिस क्या है, ठीक है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो हो रहा है ना उनका जेनेटिक बेसिस क्या है। फिर दूसरी चीज ये आती है कि इसकी डिस्कवरी किसने की, कि किसने इसको डिस्कवर किया। फिर तीसरी चीज आ जाती है कि जेनेटिक मैपिंग में क्या इंपॉर्टेंस प्ले करती है या क्या रोल प्ले करता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन रेशियोज, ठीक है। फिर हम आगे जाके बात करेंगे कि जो ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन देखने के लिए, आपको वो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिखाए हैं, तो आपको इन एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यूज का हल्का हल्का पता होना चाहिए, ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये सब पढ़ लिया, तो फिर आगे जाके हम बात करेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी ने नए टॉपिक्स ऐड किए हैं दो, वह पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी। ये नए टॉपिक्स हैं इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में ही एग्जामिनर को भी इंटरेस्ट आएगा नए क्वेश्चन बनाने में। प्लस आपको यहाँ से पुराने क्वेश्चन जो मिलेंगे वो हो सकता है एनसीईआरटी के बीच में ना हो, तो उन्हें भी आप कवर करें, ठीक है। तो अगर मैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करूँ ना, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपको ये देखना है कि एडिटिव कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, ठीक है, कि ये एक एडिटिव कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। तो एडिटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए और कैसे जीन्स एड अप हो जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ने की इतनी ही चीज़ है। और दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं ह्यूमंस में, या अगर आपको एनिमल्स के और एग्जांपल मिलते हैं, तो बेसिकली आपको जो एनसीईआरटी में दिया गया है वही याद करना है। तो आपको कैरेक्टर्स के एग्जांपल याद करने हैं जो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से कंट्रोल होते हैं। फिर हम बात करेंगे प्लियोट्रॉपिक की, ठीक है। तो प्लियोट्रॉपिक क्या होता है, आपको प्लियोट्रॉपिक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए पहली चीज़, इसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ये आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको क्या क्या देखना है, आपको पहली चीज़ तो ये देखनी है कि जो वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है वो क्या क्या हैं, ठीक है। जो वेरियस मैकेनिज्म होते हैं बॉडी में, वो सेक्स डिटर्मिनेशन के क्या मैकेनिज्म्स हैं। दूसरा आपको ये देखना है कि ये जो मैकेनिज्म्स आपने पढ़े हैं या वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आपने जो पढ़ी है ना, इसमें क्या रोल है, इसमें क्या जेनेटिक बेसिस क्या है इन टाइप्स का, जो आपने डिफरेंट रोल्स पढ़े हैं ना, इसमें क्या जेनेटिक बेसिस है सेक्स डिटर्मिनेशन का, इनका जेनेटिक बेसिस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए कि हिट्रोगैमेटी और होमोगैमेटी क्या होता है, ठीक है, मेल हिट्रोगैमेटी या फीमेल हिट्रोगैमेटी या फिर एक होमोगैमेटी क्या होता है, इस चीज़ के रिलेशन में वो आपको पता होना चाहिए। फिर जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उन एग्जाम्पल्स को बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे आगे जाके कि जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, जो ह्यूमंस हैं ना, उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, ये अलग से पैराग्राफ दिया गया है, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। फिर आगे जाके जो हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, पहले एनसीईआरटी के पीछे दिया हुआ रहता था, अब आगे आ गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अभी भी है, ठीक है। तो आपको जो फीमेल हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म दिया गया, उसमें भी मैं आपको सही वही चीज़ बताऊंगा कि इसका आपको जेनेटिक बेसिस पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है, और फिर आपको इसका एग्जाम्पल देखना और उसका जेनेटिक बेसिस, इतनी ही चीज़ें आती हैं।
ये भी एक अलग तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म है। तो जो रूल्स उस मेथड्स पे अप्लाई होते हैं वो यहीं पे अप्लाई होंगे। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे भी अगर आप हेटेरोगैमेटी या होमोगैमेटी हो रही है या फिर जैसे भी सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। फिर आगे जाके हम बात करेंगे म्यूटेशंस की, ठीक है। सो म्यूटेशंस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक बेसिस ऑफ म्यूटेशन क्या है, कि म्यूटेशन अगर जीनोम में हो रही है तो वो क्यों हो रही है। फिर दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, कि ऐसे क्या क्या कॉजेज़ हैं जो म्यूटेशन करवा रहे हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर इतना पता होने के बाद में आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म पे, कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन पाई जाती है तो उसमें म्यूटेशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं। फिर हम आगे जाके बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर में पेडिग्री एनालिसिस आता है। तो पेडिग्री एनालिसिस से डायरेक्ट डायग्राम्स पूछे गए हैं। तो क्या चीज़ें आपको देखनी है पेडिग्री एनालिसिस में, पहले ये देखते हैं। पहली चीज़ तो बेसिक क्या है, ठीक है, बेसिस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, कि आप क्या 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 करते हो पेडिग्री एनालिसिस से, इसकी एप्लीकेशन वगैरह क्या है, तो ये बेसिक आ जाता है पेडिग्री एनालिसिस का। फिर दूसरी चीज़ जो आती है, जो वेरियस सिंबल्स दिए गए हैं ना जो आपको, तो आपको ये सिंबल्स याद करने की कौन सा सिंबल किसे रिप्रेजेंट करता है। फिर तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि जो डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स हैं ना उनको कैसे आप पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू देखते हो, ठीक है। आपको वो चीज़ समझ आनी चाहिए कि अलग अलग डिसऑर्डर्स की पेडिग्री कैसी दिखेगी आपको, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं मंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। तो पहली चीज़ तो आप मंडेलियन डिसऑर्डर्स को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट कर पाएँ, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो मंडेलियन डिसऑर्डर्स में जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स दिए गए हैं ना, आपको वो सारे के सारे एग्जांपल्स याद करने हैं, आपको उन सारे एग्जांपल्स को देखना है। अब मैं एक बार में आपको बता देता हूँ कि आप उन डिसऑर्डर्स को कैसे याद करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो लेट्स से कोई एक्स डिसऑर्डर है, तो आपको पहले तो उस डिसऑर्डर के बारे में ये पता होना चाहिए कि हाँ ये इस डिसऑर्डर का नाम है। फिर दूसरी चीज़ उसका कॉज क्या है, ठीक है, वो डिसऑर्डर आखिर क्यों हो रहा है, या फिर अगर ये नहीं दिया हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देखनी है, कॉज, रिसेसिव या डोमिनेंट, आपको ये पता होना चाहिए। फिर ऑटोजोमल है या एक्स लिंक्ड है, ठीक है, आपको ये देखना है। फिर तीसरी चीज़ इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, ठीक है, सिम्टम्स, और या फिर मैं बोल दूं इफेक्ट ऑन बॉडी, या फिर आपकी बॉडी पे इफेक्ट ऑन बॉडी, या फिर आपकी बॉडी पे इसका इफेक्ट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। तो डिसऑर्डर्स में आपको क्या देखना है, वेरियस डिसऑर्डर्स, उनके कॉज क्या क्या है, रिसेसिव है या डोमिनेंट है, ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, और सिम्टम्स क्या क्या हैं या फिर इफेक्ट क्या क्या है बॉडी पे। आप देखेंगे आपके सारे जितने भी डिसऑर्डर्स दिए गए हैं उनको इसी फॉर्मेट में आपको समझाया गया और आपको भी इसी फॉर्मेट में उन्हें समझना है। फिर हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आपको पहली चीज़ ये समझना है कि एन्यूप्लॉइडी क्या होती है और पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, ये आपको स्टार्टिंग में ही डिफाइन की गई हैं, तो इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। फिर जो अलग अलग डिजीजेस दिए गए हैं ना उन डिजीजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डिजीजेस में हम बेसिकली बात करेंगे तो वहाँ पे पहली चीज़ हर डिजीज़ को कैसे समझना है, जितने भी एनसीईआरटी में डिजीज़ दिए गए हैं, डाउन सिंड्रोम दिया गया, क्लिनफेल्टर दिया गया और टर्नर्स दिया गया, तो आपको इनमें क्या देखना है, पहली चीज़ तो वो डिजीज़, फिर उस डिजीज़ का कॉज क्या है, यानी उस डिजीज़ का क्रोमोसोमल बेसिस क्या है, ऐसा क्या हुआ है एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स में कि वो डिजीज़ हो गई, या वो डिजीज़ जिसने उस डिजीज़ को कॉज किया। फिर तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है कि उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका इफेक्ट क्या आ रहा है बॉडी पे, जैसे हमने पहले देखा था। फिर लास्ट में आपको ये देखना है कि रिलेटेड क्रोमोसोम कौन सा है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनका क्रोमोसोमल कॉज क्या है, क्रोमोसोम बढ़ा है या क्रोमोसोम घटा है। फिर आपको ये देखना है कि वो कौन से क्रोमोसोम की वजह से हुआ है, ठीक है, या वो कौन से क्रोमोसोम की वजह से हुआ है। फिर फिर लास्ट में आपको ये देखना था कि उनका सिम्टम क्या है और उनका इफेक्ट क्या है बॉडी पे। सो लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एनसीईआरटी का, जहाँ पे आपको बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं और इन बेसिक से कॉन्सेप्ट से ही इन बेसिक से कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि आप ये समझें कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कैसे करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट होता है ना वो एक बार रिवाइज होता है, आप उसका एक फ्लो चार्ट बनाते हो, ठीक है, वो फ्लो चार्ट को रिवाइज करते हो, ठीक है। इससे ना कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि रेदर देन आप इस चैप्टर को बार बार पढ़ रहे हो, आप इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, पहला कंसेप्चुअल पार्ट फिर फैक्चुअल पार्ट। तो फैक्चुअल पार्ट को आप एग्जांपल्स वगैरह हो गए या साइंटिस्ट के नाम हो गए तो उनको आप एक जगह लिख लो, फिर जो कंसेप्चुअल पार्ट है ना
उस कंसेप्चुअल पार्ट के आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, आप उन्हें स्टोरी फॉर्मेट में याद कर सकते हो। इससे आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आपको पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक 23 या 24 पेजेस का ये चैप्टर है और ये बहुत बड़ा हो जाता है पढ़ने के लिए। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू।